अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शराज। कराची को दुनिया का बेहतरीन तरीन शहर तस्वुर किया जाता था, मगर कराची के हालात पे अगर अब नज़र डाली जाए, कराची में स्ट्रीट क्राइम आम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। टूटी हुई सड़कें हैं, कराची में पीने का गंदा पानी आ रहा है, कराची के शहरी महफूज नहीं है। अपने फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई उनको लूट लेता है, अगर उससे वो बच जाते हैं, कोई डंपर वाला कुचल के मार देता है, अगर उससे बच जाते हैं तो आगे जाके उतरते हैं अपनी गाड़ियों से, कोई गड्ढा का मेन होल खुला हुआ तो उसमें गिर के मर जाते हैं। ये कराची के हाल है। तो कराची के हाल का जिम्मेदार कौन है, आज प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कराची के नौजवान हैं, हम देख रहे हैं वो दिन ब दिन पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। कराची का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, इस वक्त बाइक या फूड पांडा चला रहा है। ये जो कराची के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो मामला जा रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान फूड पांडा चला रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज के ठेले लगा रहे हैं, ये हालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान भर में नौजवान एक मायूसी की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सबकी तरजीहातों में शामिल हो गया है, मुल्क से बाहर चले जाओ, बाहर नौकरियाँ हैं। पाकिस्तान के अंदर ना सरकारी नौकरी मौजूद है, और अब तो हालात इस तरह आन पहुँचे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी सिफारती नौकरियाँ दी जा रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, मेरे साथ कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन जनाब फैज़ान हुसैन साहब प्रोग्राम मौजूद। थैंक यू सो मच फैज़ान साहब फॉर योर टाइम। फैज़ान साहब, मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आपको बताया जो कराची के हालात, मैंने पूरा नुहा सुना दिया। कैसे देख रहे हैं सर इस सूरत हाल को आप? अच्छा देखें, अभी आपने एक बात ये कही कि है ना वो फूड पांडा राइडर्स और ये चला रहे हैं, अब तो वो भी मुश्किल हो गया। वजह सारी ये पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर आपको पता है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम ये हो गया है कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक मोटिवेशन बनाई, काफ़ी बनाई, लेटर्स भी लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, लेकिन नील बटा नील रिपोर्ट है। उसके लिए कोई OR नहीं बनाई गई, कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि यहाँ पे बाइक राइडर्स को जो है वो रोका जाता है। ना नेम प्लेट होती है, ना बेल्ट होता है, ना उनकी एक शनाख्त होती है कि कौन से PSA कौन से PSA नहीं है। दो नामालूम मोटरसाइकिलें जिनके ऊपर खुद नंबर प्लेट्स नहीं होती, उनके ऊपर रोका जाता है और उनसे पैसे लेके उनको छोड़ा जाता है, नहीं तो ज़ेरोकोप किया जाता है, धमकाया जाता है कि बंद। तो अब ये जो बाइक राइडर फूड पांडा शांडा जितनी भी चला रहे थे बाइक या इंड्राइव, ये भी आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक बंदा जब घर से 150 रुपये लेके निकलता है कि कहता है यार मेरी पहली कोई डिलीवरी आएगी, उसके ऊपर मैं पैसे कमा के फिर वो जो है मैं पेट्रोल डलवा लूँगा, सर्वाइव कर लूँगा, तो गली के कोने पे जाता है तो उसको तो वैसे ही ले लेते हैं। वो 150 रुपये वो भी नहीं आते। अब आ जाए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल करना लोगों का, एक पब्लिक का काम नहीं है। देखिए जिस तरीके से 2002 का पुलिस रूल निकाला गया था, उसमें सिक्योरिटी के लिए कहा गया, सारी चीज़ें की गई। आज यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एरिया के अंदर एक जो मैं आपको हाल बता रहा हूँ शहर का, कि ज़्यादा आप प्रेशर दो ना तो फिर उसके अंदर आपको ना एक दूसरे सेक्टर की तरफ लेके चले जाते हैं। अभी आज से रमज़ानों के अंदर एक लड़के को गन शॉट किया जाता है मोबाइल छीनते हुए, 2 डकैत आते हैं मोबाइल छीनते हुए ले जाते हैं। हमने प्रेशर दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सारी चीज़ें की। एक डाकू पता नहीं कहाँ से उठाकर लेकर आया, स्ट्रीट क्रिमिनल था वो, मोबाइल स्नैचर था, उसको ला के हमारे इलाके में जो है उसको गन शॉट किया। गन शॉट करने के बाद उसको बोल दिया कि ये साद जावेद का जो है वो मर्डर किया था उसने। ना वो CCTV में आया, ना उसके पास से रिकवरी हुई, ना कुछ, उठा के ला के मार दिया। तो जहाँ पर हमारे साथ ये रवैया अख्तियार किया जाएगा कि अगर हम किसी चीज़ को एड्रेस करवाने की कोशिश करेंगे तो उस बात को दबाने के लिए झूठा सच्चा जैसे किया जाएगा। नौजवान यहाँ पर उनकी भी गलती है। अच्छा गलती क्या है? हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है वसाइल नहीं है इतने सारे कि हम पढ़ सकें। हमारे लोग ज़्यादातर CSS नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कराची को उसका कोटा नहीं मिलता। कराची के कोटे के हिसाब से CSS तो करो। अब बात सारी है CSS करे कैसे? मैंने पहले भी कहा कि भाई जैसे रियासत की जिम्मेदारी है, 7 साल से बच्चे को लेके जो 15 साल का बच्चा है उसको रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देना। ये हमारा आइन कहता है, आर्टिकल पाकिस्तान का ये कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, पेपरों के अंदर है, तो कैसे आप कहाँ पर पढ़ाओगे? अभी आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से एक इशू चल रहा था जिसके ऊपर बोला गया कि 20 लाख घर हमने दिए। कहाँ दिए, किसको दिए? फिर अभी बीच में ये कहा गया कि 22 अरब रुपए जो है वो हमने मेडिकल के लिए दे दिए। कहाँ दिए, कौन से हॉस्पिटल्स में दिए? हॉस्पिटल्स तो वही हैं जो गिनती गई हैं। जो एरिया की डिस्पेंसरियाँ थी उनको बंद कर दिया गया। सही है ना, उनमें मतलब माजरत के साथ कि कुत्ते लौट रहे हैं वहाँ पे।
खिड़कियां दरवाजा गायब, बिल्कुल सही सर, कुछ भी बिल्कुल नहीं सही। जो स्कूल थे जिसके लिए फिर आपने कहा कि हमने 22 अरब रुपए का जो है वो बजट पास किया, सुना होगा आपने 2024 के अंदर, 2025 के अंदर ये सारी चीजें, तो वो बजट कहाँ लगा? तालीम से तो हम महरूम हैं। तो जब तक इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर नौजवान नस्ल को जैसे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ना मिलने की वजह यह है कि मैं अब आँख खोल रहा हूँ ना, तो मेरे पास वसाइल ही नहीं है, मैं पढ़ाई अपनी पूरी करूँ या अपने घर का पेट चूल्हा पूरा करूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता खैर कोशिश अगर की जाए तो हो सकती है। हो सकता है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक शेजा साहब प्रोग्राम मौजूद हैं। रज़ाक साहब, कराची के हालात पे बात कर रहे हैं, उसी से आगाज़ कर रहे हैं प्रोग्राम का। सर, मसला क्या है कराची के मसाइल का? आए दिन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ना देने पर नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, रोज़गार कराची से ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान फूड पांडा, बाइक किया, फ्राइज़ के ठेले लगा रहे हैं, इसलिए नौबत आन पहुंची है। सर, कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। देखें जी, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन अगर आप कहें तो वो सबसे ज़्यादा कराची जनरेट करता है। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि मसले इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि आप यहाँ पे आप बाहर घूमें तो आप पहले सोचते हैं यार बाहर निकलें नहीं निकलें। एक मैं आपको वाकया बताऊं, और ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि एक पेशेंट था, वो उसको पेट में दर्द हुआ, किडनी पेशेंट था वो। अच्छा, वो ये जो यूनिवर्सिटी रोड वाला रोड जो बन रहा है, यहाँ से वो गुजरते हुए वो एम्बुलेंस चलती वहाँ से उसका पेट का दर्द ख़त्म हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा, पता चला उसकी पथरी निकल गई। तो मैं तो कहता हूँ कि कराची वालों के लिए जो अभी गवर्नमेंट है, ये मुफ्त इलाज इसी तरह हो रहा है कि आप एम्बुलेंस में इसी रोडों पे चलते रहें और आपकी पथरी निकल जाएगी, ये हालात हो गए। इसके अलावा आप देखें, हमारे पास यहाँ पे पानी का इतना बड़ा इशू है कि मैं अगर अपने हलके की बात करूँ, इब्राहिम हैदरी में, वहाँ पे टैंकरों में पानी ज़रूर बिक रहा है, पर आम लोगों को वहाँ पे नहीं मिल रहा। ये टैंकर माफिया हो गई। फिर आप सड़कें देख लें हमारी, आप क्राइम देख लें कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जैसे आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ पे है? कराची को मैं समझता हूँ कि हमें बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा, कराची को उसकी ओनरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि लगता ये है कि ये शहर बिल्कुल लावारिस है, पर हम इसको लावारिस नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं कराची के पास। फैज़ान साहब, रज़ाक साहब ने ये बात करी, हम सूबाई हुकूमत की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, आप भी उनके अगेंस्ट बयान देते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, तो सर क्या उनकी विल नहीं है काम करने की? मसला क्या है? नियतों का फुकदान है? नहीं, करना नहीं चाहते ना। देखें, अब जैसे मैं तनकीद करता हूँ, मैं तनकीद नहीं करता, मैं एड्रेस करवाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एड्रेस करवाने के बाद बात सारी ये है कि अगर हमारी कोई बात झूठी है तो आप कानूनी कार्रवाई करें, आप ताकत के जोर पे ना करें। जैसे अभी आपने देखा होगा, सुरजानी के अंदर कुछ दिन पहले लैंड ग्रेपिंग की एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया गया, ऐसा ही है। तो मैंने उस बात के ऊपर ये कहा था कि वो बस आए, हल्का सा मेकअप किया और चले गए, ठीक है। मशीनरी सिर्फ एक दी गई, पुलिस मोबाइलें सिर्फ 2 दी गई, ऐसा ही है। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के अंदर कहा तमाम एमिनिटीज़ के ऊपर जो चीज़ें भी बनी हुई वो रिमूव की जाए, जिसमें 3 सियासी जमातें जो है वो टारगेट हुई, सही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, साहब पुरानी वाली सुन्नी तहरीक, और 1-2 जैसे बेच पगारा के कुछ ऑफिस थे जो बनाए हुए थे, पाशा रिमूव कर दिए बिल्कुल। उस वक्त 120 गज के ऑफिस को तोड़ने के लिए 7-7 मशीनरी होती थी, 10-10, 12-12 फोर्सेस की गाड़ी यूज की जाती थी। आज क्या है वो सारी? आज कराची शहर के अंदर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ ना ये बातें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि डिपार्टमेंट्स किसके हैं? सवाल है मेरा, किसके हैं? सिंध गवर्नमेंट के। फोर्सेस किसकी हैं? सिंध गवर्नमेंट की। ये जितनी भी आज लैंड ग्रेपिंग हो रही है, इसके पीछे पुष्पनाई किसकी है? अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट की है ना। देखिए, हम एक्शन लें अगर, तो मैं समझता हूँ चीज़ें हम कर सकते हैं। अब वहां पर हुआ क्या कि 7-7, 8-8 FIR काटी गई। वो लोग इसी सियासी जमात के, जिसकी सिंध गवर्नमेंट है, फ्लैग यूज करते हैं, पीछे बोर्ड्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं और बोलते हैं कि हम रहनुमा, हम ताजिर, हम फलाना, हम ढिमकाना।
ये सारी बातें करने के बाद उसी जगह के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाता है। कोई एक बंदा गिरफ्तार हुआ है तो बता दें, क्या गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून? अब आ जाए एमडीए के ऊपर। एमडीए ने 2002 के अंदर एक इंक्रोचमेंट ड्राइव की, जिसके अंदर तमाम बहुत सारे सेक्टर्स को जो है वो रिमूव किया, 2023 तक ऑपरेशन किया। वो शख्स जो इसने ये ऑपरेशन प्लान किया, उसको 2 साल तक तनख्वाह नहीं दी गई, उसको वहां से रिटायर करके घर भेज दिया। उसके नीचे जो 4 लोग थे, वो आज जो 4 लोग उस सीट पे बैठे हुए हैं वो इसी सियासी जमात के हैं। सही है, उनका काम ये रोज का पेट्रोल डलना चाहिए। ये छोड़ दो कि क्या हो रहा है कितना नहीं हो रहा, कब सुधारेंगे? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग है ना अब ये सारी बात करते हैं, जैसे वाटर टैंकर की बात करें, सबको पता है कि इसके पीछे किसकी पुश बनाई है। मैंने तो टैंकर डंपर्स पे बहुत काम किया है और जितना प्रेशर मैंने बर्दाश्त किया, तो सारी जितनी सियासी जमातें बहुत बाद में आई थी। 2007 के बाद 2 साल पहले होश ही मैंने दिलवाया था इनको कि ये गलत चल रहा है, क्योंकि मेरा ऐसी बात है, हल्का था 4 के चुरंगी के वहाँ पे 2-3 क्रश प्लांट है इनके, जहाँ से पानी आनी आता, सारा सब कुछ किया, सारी चीज़ें की। आपको पता है मेरे ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा इसी सियासी जमात का था, जिन्होंने बुला के पैसों की भी बात की, सारी चीज़ें की हैं। तो किसी भी बंदे को आप पकड़ लें, अगर देखें, मैं ये चाहता हूँ, अब मैं भी थक गया इस बात को बोल बोल के बार बार ना, क्योंकि वजह सारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताएं इस पाकिस्तान का जिसके अंदर हमने लिख कर ना दिया हो, लोगों ने एप्लीकेशंस ना दी हो। इस मोबाइल के अंदर कम से कम 773 सिर्फ 4 महीने की ये एप्लीकेशंस हैं, जो पब्लिक की भी और हमारी भी हैं। जब गवर्नमेंट अगर सुधारना चाहती है ना, 5 मिनट का काम। यही गवर्नमेंट ने बड़े बड़े सियासी जमातों का भूत उतारा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। हमने पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया, ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची जैसे शहर के अंदर लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। बम तो कोई बाद में फेंक के मारेगा ना, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। टारगेट किलिंग से हम मर रहे हैं, डंपर के नीचे वही आप वाली बात, हम मर रहे हैं। एक्सीडेंट हमारा हो रहा है, इलाज हमें नहीं मिल रहा। बात वही है, यही सियासी जमात थी जिसने बोला था बैठ के कि जिनको अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा तो सिंध गवर्नमेंट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे देगी। वो देगी, किससे लेंगे पैसे, कहाँ से लेंगे? वो इनका प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने। बस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। रजाक साहब, सर ने भी वही बात की कि सिंध गवर्नमेंट की हमें वेल नजर नहीं आती। बड़े बड़े अफसरान हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मुलविस होते हैं। कब से माफिया की भी सर बात कर रहा है। सर, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और जो 28वीं तरमीम की भी अब बात गश्त हो रही है, इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं? देखें जी, कराची को मुझे लगता है कि ये अब डिमांड है लोगों की कि कराची को उसका हक मिलना चाहिए, और उसके लिए चाहे 28 तरमीम हो या कोई और तरमीम हो, कराची का मसला हल होना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको बड़े सीरियस तरीके से देख रही है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे नुमाइंदे 5 हैं यूनियन काउंसिल्स के, बट उनको भी इख्तियारात नहीं दिए जाते, उनको फंड्स नहीं दिए जाते, उनको काम नहीं करने दिया जाता। इसी तरह फिर दूसरी जमातों के जो यूनियन काउंसिल्स के मेंबर्स हैं या टाउन चेयरमैन हैं, उनको फंड नहीं दिया जाते, उनको काम नहीं किए जाते। सिर्फ ये है कि ये कराची जो है उसको 18वीं तरमीम से इंशाअल्लाह ताला हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बल्दियाती तंजीम है या बल्दियाती स्ट्रक्चर है उसको पावरफुल किया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरेंस जो है वो जिसमें आपके सेवरेज का काम है, आपका रोड का काम है, या जितने भी आपके मसले मसाइल हैं वो एक तरफ आ जाएं, ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ तो हम जा सकें। अभी तो हम वहीं पे फुल स्टॉप पे खड़े हुए हैं। तो सर, वो तो फिलहाल भुट्टो ज़ाहिर साहब तो बार बार वही बात कर रहे हैं ना, हम 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे, हम एनएफसी अवार्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है? देखें तो फिर काम करें। आपके 18 साल हो गए, 18 ईयर्स आपको गवर्नमेंट में बैठे हुए हो गए, आपने किया क्या? आप एक शारा भुट्टो आपने बना के जो है वो इतना आपने वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि जैसे सिंध के मसले हल हो गए। अगर आप आधे घंटे में डिफेंस से आप बहरिया टाउन पहुंच गए तो इसमें अवाम को कौन सा फायदा पड़ेगा? आम अवाम, जो गरीब अवाम जो मर रही है रोडों पे या टैंकरों के नीचे आ रही है या चोरी चकारी से या डाकू से कोई शूट करके चला जाता है, वो लोग कहाँ पे जाएं? जो लोग बेरोजगार बैठे हैं वो लोग कहाँ पे जाएं? आप उनके लिए तो कुछ करें।
आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, वहां पे आपने क्या हाल किए हैं, डाकू राज लगा हुआ है पूरा वहां पे इंटीरियर अपर सिंध में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप एजुकेशन पे आप देख लें तो एजुकेशन पे आपको स्टूडेंट्स की जगह पे भैंसें वहां पे मिलेंगी। तो ये तो सूरत हाल है, आप कब सीरियस होंगे? दिस इज द टाइम कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगले इलेक्शंस में भी इसी तरह इसी उसके साथ आएंगे तो आई एम सॉरी, आप इस तरह लोगों के उस पर नहीं आ सकते। लोग, सोशल मीडिया का दौर है, लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट कैसे होती है। हमने पंजाब में आपको करके दिखाई है। आप पंजाब का एग्जाम्पल लें, आप लाहौर का एग्जाम्पल लें कि लोग अब पेरिस फ्रांस वगैरह यहाँ नहीं जा रहे, लोग लाहौर जा रहे हैं घूमने के लिए, लोग पंजाब जा रहे हैं, लोग मरी जा रहे हैं। भाईजान, अगर तरक्की कोई करना चाहता है तो तरक्की इस तरह होती है जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट करके दिखा रही है आपको। और इंशाल्लाह ताला ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में पहले भी जब दहशतगर्दी उरूज पे थी तो यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी का सफाया किया था। और कराची का वाहिद हल आई बिलीव के मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी जो इसको सुधार सकेगी। बिल्कुल सर। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के मसाइल पे गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची के मसाइल पे गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैजान हुसैन साहब प्रोग्राम मौजूद है। फैजान साहब, मौजूदा हालात पे जो हम बात कर रहे हैं, आप रोज़गार के वाले से भी काम कर रहे हैं, आपने लोगों को, नौजवान नस्ल पे आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा मसला क्या है ये जो हमारे मुल्क में रोज़गार के हवाले से क्राइसिस पैदा हुआ है, क्या सोल्यूशन आप समझते हैं? देखिए, वो ये मेरिट का कत्लेआम, ये तो सबको ही पता है कि रोज़गार जो है मेरिट के ऊपर जॉब्स नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कि अभी थोड़ी दिन पहले हमने जैसे अभी एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे थे तो अब आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल के बिठा दिया। अब मेरी जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये, सही है। आज तक मुझे बता दें कि इसके ऊपर किसी ने ऑडिट किया, कोई फैक्ट्री गया कि जब रियासत पाकिस्तान ने 60,000 रुपये तनख्वाह रखी गई है एक मजदूर की, कभी ऑडिट किया किसी ने कंपनी में जाके? किसी स्कूल में गए, दरवाजा बजा के पूछा कि आपके मजदूर की सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह कितनी है? छोड़ दें, बाहर अंदर भी जाना छोड़ दें, एक बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है उससे पूछ लें भाई आपकी सैलरी कितनी है, वो बता देगा। हमने जब स्कूल कैंपेन चलाई तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए निकाला कि रोजगार नहीं है, 25,000 रुपये तनख्वाह है, बच्चों की फीस कैसे भरें, ये सारी चीज़ें भरें। देखो, बहुत सारी माजी की गलतियाँ हुई हैं। स्कूल के जो सरकारी स्कूल, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बैलेंस यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं गवर्नमेंट को फ़ंड दे रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं स्कूल का फ़ंड दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास पढ़ाई नहीं है, तो मुझे वो रिटर्न कर दें आप, ताकि मैं उससे अपने बच्चों का एजुकेशन दूँ। आपको क्या लगता है पढ़ाई के पैसे नहीं मिलते? अभी थोड़े दिन, आज फ़ंड आना था ना 5 तारीख को, नहीं आया, 15 पे चला गया। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, सिर्फ 1 साल का फंड कराची के अंदर अगर लगाया जाए, बेरोजगारी भी खत्म होगी, ये शहर डेवलप भी होगा, लेकिन मेरिट पे ऑडिट के साथ। आज मुझे इस 17 साल के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि जिसके अंदर ऑडिट किया गया हो। मैं जाहिर सी बात, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद भी रहा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, वो आके बताते हैं कि भाई 10 करोड़ रुपए का बजट पास करते तो 5 करोड़ तो अंडर टेबल चले जाते हैं। 5 करोड़ के अंदर तो हम यही काम करेंगे जैसा हो रहा है, कारपेटिंग, चेपियां लगाएंगे हम लोग, पेच वर्क का काम हो रहा है ना शहर में। बट आप मुझे बता दें 17 साल के अंदर कौन सा बना है रोड? अब आ जाए, आप शारे भुट्टो की बात कर रहे हैं, उससे गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं है। जो शहर खुदा पड़ा हुआ है गाइस, ये पैसे इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं आप, सही है। पहले जो पुराना खुदा हुआ है ना, उसको डेवलप कर दें। नई स्कीम कोई भी नहीं लाए, कोई भी लाने की जरूरत नहीं है। वजह ये, हमारी जरूरत रोड नहीं है, हमारी जरूरत महंगाई है, हमारी जरूरत बिजली, पानी, गैस, ये सारी चीजें। आपने के इलेक्ट्रिक को KESC था ना, KE कर दिया, गवर्नमेंट से सरकारी क्या फायदा किसको हुआ? देखिए, हमने बचपन गुजारा है ना, हम इतना लाइट के लिए नहीं तड़पते थे। आज भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सेक्टर ऐसे कराची के जिसमें 2-3 दिन से लाइट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सर, ऐसा ही बहुत। तो आपने अच्छा, फिर एक आवाज ये लगी कि सोलर लगेगा, सोलर के पैसे दिए गए, आपको पता है? हमें जो है डोनेशन दी गई है सोलर की कि एक पंखा और एक बिजली का बल्ब वो हर घर के अंदर लगेगा। आपको आवाज आई कहीं पर? नहीं आई ना। किनको दिए ये पूछे ना। देखें, ये आपका मेरा काम एड्रेस करवाना है। कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है आजकल के अंदर, हो सकता है कुछ डेवलपमेंट हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो जानते पूछते ये इस निज़ाम को चलाना, मैं ये समझता हूँ फिर हम इस मुल्क से सिंसियर नहीं है।
क्योंकि हर चीज हर किसी को पता है, या किसी बच्चे को भी उठा के पूछ लो ना कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, हर कोई बताएगा कि कराची जो है वो एक करप्ट तरीन शहर में, मतलब मैं समझता हूँ कि शुमार इसका होने लग गया है। पंजाब की भाई ने बात की, पंजाब में जब जाता हूँ ना कुछ नया होता है, जैसे इंटर होता हूँ एक अच्छी सी वाइब्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैं कराची वापसी लौटता हूँ तो वही खराबी की तरफ जा रहा होता है। अभी तो आप ये, मैं भाई से ये कहूँगा कि इनको चाहिए कि पंजाब में मैसेज करवाएं कि KPK वालों के लिए दुआएं खैर करें, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे जैसे कराची को पेरिस बनाया तो ऐसा ना हो हमसे वो भी चला जाए। बिल्कुल रज़ाक साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जोरों शोर से कैंपेनिंग जारी है। पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे जाके वोट इस तरह से मांग रही है। बिलावल साहब की तकरीर भी सुन रहा था कि बहुत सारा हम डेवलपमेंट के काम करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं आप? जी, गिलगित देखें पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, पर यहाँ पे आप देखें अगर डेवलपमेंट अगर किसी ने की है पहले भी, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। और आज भी वहाँ पे लोग इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, चाहे वहाँ पे आप कितने भी जल्द से जुलूस कर लें, लोग इकट्ठे कर लें बिरयानी दे के, या जो भी जिस तरह आप ये कर रहे हैं। पर इसी इंशाअल्लाह ताला गिलगित में आप देखेंगे कि नून लीग जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और वहाँ पे डेवलपमेंट अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून करेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि 18 साल की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की, अब आप अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, उसकी तरक्की अगर करनी होती तो यहाँ से शुरुआत करते, आप अपने होम ग्राउंड से करते ना, कि आप एग्जाम्पल बनाते कि जी ये देखें हमने यहाँ पे सिंध को वाकई में कराची को पेरिस बनाया, मॉडल बनाया, मॉडल विलेज बनाया। मॉडल आप दिखाते तो सही। अभी इस वक्त आप क्या दिखा रहे हैं? हमारे पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, प्रोजेक्ट्स की भरमार है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटरवेज, सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो मोटरवेज का नवाज शरीफ साहब की गिफ्ट है लोगों को वहाँ पे। तो हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। और मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम जो है वो हमारी तरफ ही देख रही है, अवाम हमें ही वोट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पंजाब हमने दिखाया है करके, और हमने फेडरल गवर्नमेंट भी दिखाई है कि हम किस तरह, गवर्नेंस किस तरह होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होती है। तो इंशाल्लाह ताला गिलगित भी मुस्लिम लीग नून का होगा। बिल्कुल, मेरे साथ अख्तर आराइन साहब मौजूद है, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, का आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी। अख्तर साहब, इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर भी जाना हुआ होगा, ये कराची से आपका ताल्लुक है, हम कराची के मसाइल पे बात कर रहे हैं। तो सर क्या देख रहे हैं, ये नौजवानों के रोजगार कराची में नहीं मिल रहा, नौजवान फूड पांडा चला रहे हैं, डिग्रियां ले लेके, मास्टर्स किए हुए, PhD किए हुए नौजवान फ्राइज के स्टॉल लगा रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं। सर कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, उनकी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक हुकूमत का ये काम है, कारनामा है। ये जितनी भी माजी की हुक्मरान थे, उन तमाम लोगों की ऐसी पॉलिसियां जो सिर्फ रिबन करते रहे, मगर ऑन ग्राउंड डिलीवरी नहीं हुई, उसको आगे लेके नहीं गया। अब तो हमारी एक कौमी सोच बन चुकी है कि बस डिग्री हासिल कर लें और कोई प्रोफेशन, कोई स्किल्स, कोई हुनर नहीं है। बगैर हुनर के इस वक्त दुनिया कहाँ जा चुकी, और हम 50-60 साल पहले पीछे हैं। तो जब तक हम अवाम अपने अंदर ये शऊर पैदा नहीं करेगी, अब सिर्फ सियासतदानों पे तकिया कर लेना या ये सोचना कि सियासतदान ही शायद सब कुछ करेंगे, नारे लगाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का कोई जादू की एक वो कर देंगे। अभी GB के इलेक्शन की बात हो रही थी, वहां पर भी तालीम की बात भी हो रही है, रोजगार की बात भी हो रही है। वो सारी बातें वो पुराने घिसे पिटे नारे हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में लगाए जा रहे हैं तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से। हमारी गुजारिश है, खुदारा हमारे जो सबसे ज्यादा नौजवान पाकिस्तान है, यानी कि अच्छी बड़ी तादाद है उनकी, और मजीद अपकमिंग जो नौजवान है जो भी स्कूलों में है, स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में हैं, उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, उनकी जो डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां इंडस्ट्रीज के साथ मैच ही नहीं करती। कोई स्किल तो होता नहीं है, थ्योरी होती है। फिर तो आप ये सवाल पूछेंगे जी पांडा की बात, बाइका की बात और ये बात, जब कुछ आता नहीं है या तो वो जाके सीखे। और इंटरमीडिएट करने के बाद दुनिया में कई ममालिक हैं, जर्मनी देख लें, कई दुनिया में वहाँ
टेक्निकल यानी स्किल्स दिए जाते हैं। जब 10th स्टैंडर्ड पास होता है तो उनके पास वो पैसा कमाने के लिए हुनर मौजूद होता है। सिर्फ डिग्रियां देना नहीं बल्कि इन्हें रोजगार के काबिल बनाना होता है। बदकिस्मती से हमारी तालीमी पॉलिसी इंडस्ट्रीज की जरूरियात और रोजगार पूरा नहीं कर पाती, यानी दे नहीं पाती, और हम बच्चों को जो है ना सिर्फ कागज बांटते जा रहे हैं। अब देखें, अभी भी एक गोमल यूनिवर्सिटी की बात हुई कि जी 514 डिग्रियां जो है वहां पर जाली दे दी गई। जो एसोसिएट कॉलेज है बनाए गए हैं उनकी तरफ से 2 लोगों को सस्पेंड करके बैठ गए हैं। इस तरह से कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसकी फेक डिग्रियां मौजूद नहीं है? तो ये तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। यहाँ की तो पीएचडी काम की नहीं है। अब माइंड नहीं कीजिएगा, ये रियलिटी है। अब चाइना देखो पीएचडी जो करा रहा है वो इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंट होती है। उस पीएचडी का जो सुपरवाइजर होता है वो एक इंडस्ट्री से होता है और एक एकेडमिया से होता है जो खुद भी पीएचडी होता है। वो इसीलिए तो वहाँ की इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर छा चुकी है सर। वो बेसिक इंडस्ट्री छा चुकी है वहाँ। वो बताए ना कौन सा बच्चा है या कौन सा है, यानी छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ सीख रहे हैं। उनके स्कूलों में जाएंगे तो उनके स्कूल का एनवायरनमेंट देखेंगे, लगेगा ये वोकेशनल और टेक्निकल कोई शायद स्कूल है। जापान देखें, पहले तरबियत कर रहा है। यहाँ पर हम ना तरबियत दे रहे हैं ना तालीम दे रहे हैं। चलो जी तालीम दे रहे हैं, तरबियत माँ बाप पे छोड़ दिया आपने। तो हुकूमत की वो कौन सी पॉलिसीज हैं हमें तो ये नजर ही नहीं आती। आपको नजर आती है तो आप बता दीजिए। बिल्कुल अख्तर साहब, ऐसा ही है। यही सवाल फैजान साहब, बात वहीं पे आके खड़ी हो रही है कि हमारे नौजवान जो डिग्री हासिल करके बेरोजगार हैं, प्राइवेट नौकरीज कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे की पढ़ा लिखा नौजवान ऐसी नौकरीज कर रहा है जिससे उसके घर का गुजारा इम्पॉसिबल है। सर, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, और वफाकी सतह पे भी क्या किरदार होना चाहिए? अच्छा देखिए, वफाकी सतह पे जैसे आपने कहा कि मैं एक बात अपनी कल की मोटिवेशंस के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ पंजाब के तो नहीं हैं, उनको पता है। अच्छा देखें, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो सारे सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं आते, आपको पता है। हर कैटेगरी अलग है, कुछ वफाक के अंडर में भी हैं, वो भी जो है खंडरात बने में। अब पंजाब हो गया डेवलप, अब मेरे ख्याल से बारी आनी चाहिए कराची की तरफ, सूबा सिंध की तरफ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, पंजाब आज से 4 साल पहले चले जाएंगे उसकी कंडीशन चेंज थी, अब कंडीशन चेंज है, और फिर मैंने क्या कहा, डे टू डे चेंज होती जा रही है। इसी तरीके से जो वफाक के डिपार्टमेंट है, अगर उसको भी हम बेहतर कर देंगे तो शायद थोड़ी सी शर्म आना शुरू हो जाए सिंध गवर्नमेंट को। एक बात, रोजगार के मौके कैसे मिलेंगे आपको? वफाक से कल एक ट्वीट चलता है कि जो कराची से सिंध के कुछ अफसरान जो है वहां पर आए थे तो उनको स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आती, समझे आप? तो मेरिट का कत्लेआम जब ऐसे होगा तो मेरे भाई ये सारी चीजें होंगी नहीं है। जॉब के हवाले से आप देखें ना, आप यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है जिंदगी में आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, नहीं मिलेगी। आपके डोमिसाइल पीआरसी पे आपको देंगे नहीं जॉब, बिल्कुल। उसके लिए आपको जैक चाहिए। मेरे पास लिस्ट मौजूद है अभी, जो अभी नई वैकेंसी आई है ना, उसमें BS 1 की 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ये बिल्कुल मांगे जा रहे हैं पैसे। तो गरीब आदमी पैसे दे के भी नौकरी करेगा तो आधे से ज्यादा चीट करके लोग, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अख्तर साहब, ये जो मेरिट का कत्लेआम हमारे मुल्क में होता हुआ हमें नजर आता है कि सरकारी नौकरियां बिकती हैं और पूरे कोटे दिए जाते हैं कि MPAs को, MNAs को और भांजे भतीजों को कि आप अपनी नौकरियां बांट दें या बेच दें। सर, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और क्या किरदार होना चाहिए खासतौर पर वफाकी सतह पे? देखिए, नौकरियां बांटने की बात नहीं होती है, नौकरियां बेचने की बात होती है। जो वैकेंसीज होती हैं वो बाकायदा सेल बेची जाती हैं और उसकी एक प्राइस होती है जो बेसिक प्राइस होती है। उसके बाद फिर वो ऊपर से जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिर जो अगर उसी पार्टी का कोई वर्कर भी है उस बेचारे को भी कुछ न कुछ देकर ही वो मिलता है। बात यह है कि जब हम नाअहल लोगों को मेरिट का कत्ल करेंगे, हम नाअहल लोगों को जो काबिल नहीं है, जो स्पेलिंग लिखने के काबिल नहीं है, हम उनको टीचर बना रहे हैं, या फिर हम उनको यानी कि यहाँ तक है कि मेडिकल कॉलेज में इंकशाफ है
कि ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने मैट्रिक में सप्ली आ गई थी, मैट्रिक भी पता नहीं फेल था, एफएससी भी फेल थी, एविडेंस हमारे पॉलिटिशियंस अपोजिशन वाले एविडेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपने उनको एमबीबीएस की डिग्री दे दी और दाखिले दे दिए, तो ऐसे डॉक्टर बन के फिर क्या करेंगे, कैसे तजर्बात करेंगे। बात यह है वो कौन सी फील्ड है जिस फील्ड में अगर नौकरियां बिकती नहीं है। बात यह है कि अब आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं को लेके जाएगा जो काम सीखेगा, जिनके पास हुनर होगा। तो यहाँ सोचने की सलाहियत खत्म है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी पड़ेगी। वालिदैन को चाहिए, मैं गुजारिश हमेशा वालिदैन को कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को अगर हैंड टू माउथ आज हैं, आज अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे घर को, कम से कम अपनी औलादों को तो स्किल्स दीजिए। आईटी आ गई, अब आप ऐसी ऐसी चीजों की हमें नीड है जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि हम जा ही नहीं सकते वहां, एज ए हेल्पर काम भी नहीं कर सकते, वो भी सीखना पड़ता है, छोटू बन के सीखना पड़ता है इंटर एफएससी करने के बाद। तो हमारे नौजवान को जो है अभी यकीन करें अगले चंद सालों में देखिएगा कि एआई कितनी रेवोल्यूशन लेके आ रही है। अल्फा जनरेशन जो है जब ये 8 क्लास तक पहुंच चुकी है, वो बेचारी जो है उनको अगर रोट एजुकेशन से सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी गुजारिश उन वालिदैन से, मेरी गुजारिश अरबाब इख्तियार से, पॉलिसी मेकर से, उन तमाम लोगों से है कि आप कुछ न कुछ कर डालिए। आप अगर ये एजुकेशन पे अगर कुछ नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया, कम से कम उनको दाल रोटी कमाने जैसा तो बना दीजिए। आप इंजीनियर मत बनाइए, उनको टेक्निकल वो बना दीजिए, आप एसोसिएट इंजीनियर बना दीजिए, मगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो करने दीजिए ना। अगर कितने लोगों को आप जॉब्स देंगे, ये एक सबसे बड़ी मामला है। बेरोजगारी, माशी हालत जो है वो यकीन करें इस वक्त बहुत, अभी देखेंगे कि बेरोजगारी जो है वो मेरिट की वजह से और तरक्की वाकई महदूद जो है ना अभी हो गई है, क्योंकि किसी के पास स्किल ही नहीं है। तो वो नौजवान करेगा क्या? वो जाके सीखेगा या कोई एसी का काम सीखेगा? नहीं तो बाइक तो माँ बाप ने लेके दी थी लाड प्यार में, और पेट्रोल भी देते थे 6 महीने साल, उसके बाद पेट्रोल महंगा हो गया, वो पॉकेट मनी भी नहीं देते। अब वो राइडर बन गया, वो बेचारा जो है ना साथ में फिर वो अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग्स में चला गया वो, या वो कोई पान गुटखा खा रहा है। अजीब एक जिंदगी हो गई है, अजीब एक लाइफ हो गई है। आप इतने माशी कत्ल है। सर ड्रग्स की आपने बात करी, कल ये जो कमेटी के सरबराह हैं, दाखिले कमेटी के सरबराह फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से भी एक मीटिंग तलब की गई थी। उन्होंने काफी ज्यादा बरहमी का इजहार किया जो ड्रग कल्चर हमारे माशरे में आम हो रहा है। आप क्या समझते हैं इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे? कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं सर? कल जो एक मीटिंग तलब की गई थी फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से, जिसमें उन्होंने तमाम पुलिस वाले और दीगर सिक्योरिटी अफसरान का वो तलब किया था, ये ड्रग्स का कल्चर हमारे माशरे में आम हो रहा है, इस हवाले से वो मीटिंग थी। तो आप क्या समझ रहे हैं, इससे कुछ बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे या सिर्फ ये मीटिंग के हद तक मामला तो रहेंगे? देखिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि कम से कम उन्होंने जिक्र तो किया, मगर उस पर अमल नहीं होगा। और यही वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने एक एक पुलिस स्टेशन के एरिया में 50-100 जो है ना वो ठेले लगा रखे हैं। उनसे वो मंथली लेते हैं, वीकली लेते हैं, और उनको इजाजत होती है वो जो मर्जी बेचें। बात यह है कि ये तो छोटी सी बात है, ओपन है। आप बाइक पे निकले, एक रूट पे हर 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर हर आबादी के कोने पे, चौक पर जो है कोई ना कोई आपको पान खोखे वाला मिलेगा जो ड्रग ही बेच रहा है। वो स्टार्टर ड्रग होते हैं, तालीमी इदारों में ड्रग पहुंच गई है, इतने ड्रग के नेटवर्क्स हैं। तो अगर वो सख्ती करें, सिर्फ बयान न दें, सख्ती करें ना आप, उसके बाद फिर रिजल्ट मिले। बस सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। हम ये गुजारिश करते हैं, खुदारा आप सिर्फ अमल करें, इस अवाम पे रहम करें। अब अवाम को शऊर आ चुका है, अगर आप कुछ कर डालेंगे उनके लिए तो यकीनन वो आपके ही हो रहेंगे, आप ही को वोट देंगे। अमल चाहिए, 25%, 30% अमल चाहिए कम से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन जो है सिंध के अंदर, अपोजिशन या यही पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही कर लेते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देते। बात तो इस्लाहत की जरूरत है काफी ज्यादा। शजर साहब, मामलात जो है वो वहीं पे आगे ठहर जाते हैं। वफाक की जानिब से पंजाब में डेवलपमेंट के काम करवाए जाते हैं, मगर कराची को उस तरह से तरजीहात में शामिल नहीं किया गया है। ये इल्ज़ाम बारहा नून लीग पे ही लगता है। तो सर इसको कैसे आप देखते हैं, इसलिए आपका ताल्लुक कराची से? देखें जी, मैं तो पैदा भी कराची में हुआ, बड़ा भी यहाँ हुआ, सियासत भी यहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी यहीं पे की, सारी चीज़ें। मैं कराची का एक नौजवान हूँ।
मैंने खुद देखे हैं, इब्राहिम हैदरी रेडी गोट से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे एक गली छोड़ के दूसरी गली में आपको कोई ना कोई मंशियात बेचता हुआ नजर आएगा। तो इसके पीछे अगर मैं नून लीग को कसूरवार ठहराऊं तो ये बात गलत होगी, बिल्कुल सही। क्योंकि इसका बुनियादी जो मसला है वो आ जाता है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, ये पुलिस पे। तो जैसे भाई मेरे बात कर रहे थे अभी कि जो पुलिस है वो खुद मुलविस होती है। अभी आपने रिसेंट एक वाकया देखा पिंकी वाला, तो आपने उसका एटीट्यूड देखा था पहले वो किस तरह आ रही थी और किस तरह चल रही थी, पुलिस पीछे थी और वो आगे थी, और उसकी वॉइस नोट्स और वो सारी चीजें। तो वो इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह चला रही थी? क्या उसको नून लीग सपोर्ट कर रही थी? ये बिल्कुल गलत होगा कहना। उसको यहाँ पे सपोर्ट हासिल थी, यहाँ के अफसरों की सपोर्ट हासिल थी, तभी वो इस तरह कोई भी चीज आप यहाँ पे करते हैं गैर कानूनी और आपके लॉ इन्फोर्समेंट को पता ना हो, ये बहुत ही एक यूं समझे कि गलत बात होगी। हर किसी को पता होता है कि एक SHO तो होता है ना, उसको एक इलाके की गली का पता होता है, घर का पता होता है कि इस घर में और इस गली में क्या हो रहा है। तो अगर उसको पता है तो वो क्यों उसको हल नहीं कर पा रहा? या तो फिर वो पैसे ले रहा है, जो बात सीधी है। इसमें मुस्लिम लीग नून कसूरवार नहीं है। आप पंजाब पे आ जाएं, वहां पे इस तरह के इश्यूज हों तो हाँ फिर मुस्लिम लीग नून कसूरवार होगी। आप तालीम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, भाई पंजाब हुकूमत में लोग प्रेफर ये करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। यहाँ पे तो सरकारी स्कूल को कोई देखता भी नहीं है। देखता बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फर्क कंपैरिजन कौन सही करेगा? ये 18th अमेंडमेंट है ना, जो जिसपे आज सारे उछल रहे हैं, सारी बातें करते हैं। भाई अगर आप सूबे को ओन करते हैं तो सूबे के मसले भी आप देखें, या तो फिर आप खुलेआम कहें कि जी ये नून लीग को ही देखना है और नून लीग फिर आपको करके दिखा देगी। रज़ाक साहब, यही बात है कि बार बार बात की जा रही है और अब नेशनल अमेंडमेंट जो 28वीं तरमीम लाई जा रही है, इसमें एक पुलिसिंग की बात भी की जा रही है कि हो सकता है कोई नेशनल पुलिसिंग का नया कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है। आप समझते हैं ऐसा ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान की एक पुलिस होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची को हल करना चाहिए, कराची के मसले मसाइल उनको हल करना चाहिए, फिर उनके लिए कुछ भी करें। आप कराची को बेहतर करें, क्योंकि मैं कराची का शहरी, मैं अगर अपने आप को मुस्लिम लीग नून से अलग करके अब बात करूं तो मुझे चाहिए अमन, मुझे चाहिए सुकून, मुझे चाहिए अच्छी सड़कें, मुझे चाहिए अच्छी तालीम और अच्छा जो है एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरी हैं मेरे लिए। अगर मैं पंजाब चला जाता हूं तो मैं सोचता हूं यार मैं खुश हूं या दुखी हूं कि मैं पाकिस्तान के हिस्से में आ गया हूं जो इतना डेवलप्ड है, या फिर मैं रहूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसकी ये हालत है जहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। तो मुझे दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि पंजाब मतलब पाकिस्तान का एक हिस्सा इतना डेवलप हो गया है और फिर दूसरा ये कराची जो है वो इतना खस्ता हाल। बिल्कुल, हमने बात की कराची वफाक के हवाले करने की बातें की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं ये सोल्यूशन है? और नेशनल पुलिसिंग के हवाले से भी मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, क्या ये ज़रूरी है? अच्छा, पहले देखें, अभी जैसे मंशियात के ऊपर बात हो रही थी, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके है ना चैनल्स के ऊपर एक शख्स बैठ के खुलेआम ये कह रहा है कि मैं स्मगलर कहाँ से आ गया, मैं तो स्मगलर नहीं हूँ। बोला भाई आप स्मगलर हैं, आप तेल की स्मगलिंग करते हैं? बोला नहीं, स्मगलर में जब होता कि जब मेरे साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मैं गवर्नमेंट को पैसे देता हूँ तो स्मगलिंग करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी नई पार्टी लॉन्च हुई है SK के नाम की, उठा के चेक करेगा पॉडकास्ट। बिल्कुल सही है। अब इसको एड्रेस कौन करेगा? देखें, ये पब्लिक के अंदर आपने एक नया मैसेज छोड़ दिया। क्या रियासत मिली हुई है आपके साथ स्मगलिंग में? आपने मीडिया में बैठ के बात कैसे बोली, इतनी बड़ी बात। फिर दूसरी बात ये, जब आपको पता है वो शख्स स्मगलर है, कैसे कराची के अंदर आके सियासत कर रहा है जबकि उसके कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिसको देखो यहाँ पर आके अपने आप को ना गंगा धुला हुआ समझता है, ठीक है, बस भाई पता है उसको गरीब लोग हैं, थोड़ी सी उम्मीद दिखाऊंगा आ जाऊंगा। क्या करेंगे? 2 लाइटें लगा दिए, गटर के ढकने लगा दिए, यही होगा। 2-3 लोगों के घर के किराए दे दिए, हाइप बना ली, बस यहाँ से मसाइल हल नहीं होंगे। मंशियात के ऊपर अगर आपने काम करना है, आपके इसी रूम के ऊपर मैंने अली अबरार के शो के अंदर अली अबरार ने बोला फैजान भाई कहीं पर मंशियात नहीं बिक्री, गुटका वहाँ सब खत्म कर दिया। मैंने कहा कितनी देर का शो है? बोला 1 घंटे का। मैंने कहा इसी जगह पे साबित करके दिखाऊंगा, वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप चलाएगा। यहीं बैठे बैठे मैंने बंदे को भेजा, वो केबिन पे गया, वहां से गुटका उठा के उसने वीडियो दी। तो अली अबरार भाई उस पर बोले मैं माजरत चाहूंगा ख्वाजा अजमेर नगरी साहब, आप ये जरा देख रही है वो सारी चीजें। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं भाई? किसी भी हीरोइनची को पकड़ लें
यहाँ पे हीरोइन चाहिए, उसको पकड़ के सिर्फ आप पूछ ले कि भाई कहाँ से लेकर आते हो, वो आपको बता देगा। देखिए मैं ये समझता हूँ अल्लाह के वास्ते अगर इस शहर को डेवलप करना है, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए सोना है, छोड़ दो यार, बहुत हो गई बात है, सबको सब पता है। आप अपने आप के ऊपर रख के सोचे, अभी आपसे उठा के अगर मैं इंट्रोगेशन करके पूछूं ना भाई कराची के अंदर जिम्मेदार कौन है इसको बर्बाद करने में, आपको भी पता है। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से आप मुझे स्पीच करके दोगे कि ये सारी चीजें बच्चे को पता है, तो क्या इदारों को नहीं पता? हम ये चाहते हैं कि शहर के लिए ना हम कुछ कर ले, अब कुछ कर लें। सर आजकल को नया कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया ना फैजान भाई, अगर कोई तरजीहात ऐसी हो गई हैं कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई वीडियो भी करो, उनकी जो खामियां हैं वो आप शो करो, आजकल 10 अरब का नोटिस भी भेज देते हैं गुजरात से, वो भी चल रहा है। रफ्तार एक चैनल पे जो नोटिस भेजा गया है, उन्होंने खामियां बिल्कुल समझते हैं, रियलिटी ही दिखाई है ना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने अभी सुरजानी के ऑपरेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, जितना हो सकता था उतना किया। मुझे थ्रेड्स दी गई, मैंने इदारे को बताया, कंसल्ट डिपार्टमेंट को बताया, तो वहां से कोई फोन शून नहीं आया, फोन कॉल पे थ्रेड्स दी गई हैं। तो यहाँ पे अच्छा अब थ्रेड क्या आ रही है कि इसको या तो मरवा दें या तो इसको FIR में डाल दो। वही टैक्टिस इस्तेमाल की जा रही है कि अगर हमारी कोई करेगा, देखिए हम तो बात ये कर रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहा, जो उसकी जिम्मेदारी है वो करके दे। इश्यू हाईलाइट करना भी यहाँ पे जुर्म बन गया है, बिल्कुल ऐसा ही मामला जा रहा है। अख्तर साहब आप भी ये समझते हैं कि जुर्म हाईलाइट करना हमारे माशरे में एक जुर्म बन गया? देखिए फैजान भाई की बातें बड़ी सच्ची हैं और यही एक हकीकत है, मगर मैं ये गुजारिश दूसरी करूंगा, क्योंकि देखिए हमने आगे की बात करनी है। अब हम तो ये समझते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, वो कराची में कौन सा सूबा है या कौन सा एरिया है जिसके लोग यहाँ बासी नहीं है, रहते नहीं है। आप देखें बड़े बड़े मोहल्ले, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में होना बहुत लाजमी हो गया है। और फिर नंबर 3, वफाक के लिए एक चैलेंज है कि इस मिनी पाकिस्तान को एक मॉडल पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बनाए, एक उस शहर को जो पाकिस्तान के या पहला जो कैपिटल बना था, अब इसको दोबारा रिवाइव करें। ये दूसरा दुबई बन सकता है, बल्कि ये पहला दुबई बन सकता है, और इसी का हक था कि ये वो बनता। आप अगर अंग्रेजों के वक्त का उठा के देख लें और उस वक्त का दुबई देख लें, और पाकिस्तान जब बना था उस वक्त का कराची देख लीजिए। कराची यानी कि आप लाइटों की बात करते हैं कि यहाँ पर लाइट हुआ करती थी और ये रोशनियों का शहर था, यहाँ की रोडें धुलती थी, यहाँ कम्युनिटी थी, एक दूसरे का ख्याल किया जाता था, और यकीन करें कि पूरी दुनिया में ये बात जो है राइज थी। आज इस मिनी पाकिस्तान को, इस कराची को वफाकी तहवील में लेना पड़ेगा। शर्त यह है कि इसको डेवलप करना होगा, आपको इनके तमाम इदारों में रिफॉर्म लानी होगी, लोकल लोगों को तरजीह देनी होगी, लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी होगी, उसके अंदर लोकल लोगों का पूरा किरदार होना चाहिए, और लासानी मामलात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो खतरा है हमें वो लासानी मामलात का है। हीरो शक्कर बन के कराची को दोबारा से हम जो है दुनिया का एक उभरता हुआ शहर बना सकते हैं और बनाया जा सकता है। ऐसा ही है रज़ाक साहब, वफाक की तरजीहात अब क्या होंगी? क्या वाकई में कराची के हवाले से लास्ट कमेंट्स कोई बड़े इक़दाम उठा लिए गए हैं जिसकी अनाउंसमेंट अब बाकी है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि कराची पाकिस्तान का दिल है। जब दिल मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी होने के नाते मैं चाहता ये हूँ कि मेरा सूबा, मेरा शहर तरक्की करे, हमारे लोग खुश रहें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएँ, डेवलपमेंट हो। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब इस कराची में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये रखते हैं कि कराची में तब्दीली आएगी, और उसमें फिर जैसे अख्तर साहब ने कहा कि वफाक फिर तरक्की आपको करके दिखाएगा, क्योंकि PMLN का मोटो तरक्की, खुशहाली और लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा मोटो है और ये हम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच रज़ाक साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने पूरी गुफ्तगू करी, उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल वाकई में हल हो जाएंगे और कराची का अवाम एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।